नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पुरातन राजस्थान की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पुरातन राजस्थान। ये जो राजस्थान शब्द है, क्योंकि अब ये जो टाइटल है, ये जो हेडिंग है, इसमें पुरातन का तो समझ में आता है कि प्राचीन, लेकिन राजस्थान शब्द है जब हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान शब्द का उद्भव कब से हम देखते आ रहे हैं, कब से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, कहाँ से ये शब्द जो है शुरू हुआ, किसी अभिलेखीय साक्ष्य में इसका वर्णन मिलता है तो कहाँ मिलता है, इसके अलावा किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, या किसी और शब्द से अपभ्रंश हो करके या प्रयोग करते करते अचानक से बदल के ये शब्द बना, तो वो जानकारी हमें जाननी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं राजस्थान शब्द की, तो एक शब्द मिलता है हमें, राजस्थानी आदित्य। राजस्थानी आदित्य, और ये शब्द आपको कहाँ पर प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है वसंतगढ़ शिलालेख, यानी कि वसंतगढ़ अभिलेख या वसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो है सबसे पहले हमें ये प्राप्त होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर राजस्थान शब्द का पहला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य पूछा जाए तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? वसंतगढ़ शिलालेख। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्टली हम राजस्थान को राजस्थान कहने लग गए। इसके बाद आए जॉर्ज थॉमस। 1800 के अंदर एक व्यक्ति हुए, कौन? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का जो है इस्तेमाल किया। किसने? जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस के बाद एक व्यक्ति आए, कौन? कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा, जिनको जानते हैं हम सभी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिनकी प्रमुख पुस्तक है ना। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो है इसको राजस्थान नाम दिया, रायथान, और फिर ये राजस्थान के नाम से जो है ये भूभाग जो है प्रसिद्ध हो। तो ये तो थी हमारी राजस्थान की यात्रा। अब क्योंकि पुरातन राजस्थान को पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा का सीधा फैक्ट्स पे आ जाएंगे। पहले थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से राजस्थान के ऐतिहासिक काल को हम पढ़ सकते हैं। हमने एक छोटा सा विभाजन पढ़ा था, इतिहास का एक छोटा सा विभाजन हम देखते हुए आ रहे थे कि हम जब इतिहास को विभाजित कर रहे थे कालक्रम की दृष्टि से पढ़ने में आसानी हो, इस हिसाब से जब हमने इतिहास को विभाजित किया था तो हमने 3 हिस्से किए थे इतिहास के, आपको ध्यान होंगे। और इसमें जो पहला हिस्सा था वो कौन सा था? वो था इसमें प्री हिस्ट्री, यानी कि प्राक इतिहास। दूसरा जो हिस्सा था वो था प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आद्य इतिहास। और तीसरा जो हिस्सा था वो था ऐतिहासिक काल। ये 3 हिस्से हमने इसके अंदर किए थे और मुझे लगता है कि आपको तीनों याद होंगे, ध्यान भी होंगे। ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल इरा या हिस्टोरिकल एज। तो इसके भीतर से ये जो काल है प्राक इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री, ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर हमने बात की थी कि हमें यहाँ से साक्ष्य वाक्ष्य कुछ नहीं मिला है। साक्ष्य के तौर पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही हमें प्राप्त हुए हैं, जो औजार हैं, उपकरण हैं, पत्थर के, क्योंकि पाषाण काल है तो पत्थर के ही सब कुछ मिलेंगे इसमें। तो केवल वही चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, मिट्टी के, पत्थर के, ये चीज़ हमें मिली है। धातु वातु का काल नहीं आया अभी इस समय। इसके बाद जब हमने आद्य इतिहास के अंदर देखा तो हमने देखा कि हड़प्पा की लिपि हमें प्राप्त हुई, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाए, तो फिर क्या ही फायदा। तो ये दोनों जो काल हैं, ये दोनों काल प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि प्रागैतिहासिक काल के अंदर मूल रूप से हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री को, बाद में जब हड़प्पा एज पढ़ेंगे तो इसके अंदर पढ़ेंगे आद्य इतिहास को। तो प्राक इतिहास को शुरू करने से पहले, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना कि प्राक इतिहास क्या है, जिसके लिए हमें जो स्रोत हैं अध्ययन के, केवल पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। ध्यान रखना, जब हम पढ़ते हैं ना आद्य इतिहास तो इसमें लिखित स्रोत मिले तो है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया। लेकिन यहाँ तो लिखित स्रोत मिले ही नहीं हैं, लिपि का ज्ञान ही नहीं है यहाँ पर। तो ये जो भाग है, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, अब इसको भी डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में, क्योंकि ये पाषाण काल है। हमने क्या कहा था कि इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? पाषाण काल। और पाषाण काल को जब 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि व्हेन वी डिवाइड द लिथिक एज इनटू 3 काइंड्स, जब 3 हिस्सों में इसको हम डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से 3 हिस्से हो जाएंगे? पूरा पाषाण काल सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद अंत में आएगा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इन 3 हिस्सों में हम इसको बांट करके, इसको क्लासिफाई करके, इसका वर्गीकरण करके इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस यात्रा की और आ जाते हैं सीधा का सीधा कि देखिए, हम राजस्थान के संदर्भ में जब भी बात करते हैं, whenever we are discussing
अबाउट द राजस्थान, इसमें जो प्राक इतिहास है ये इसका जो समय है 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व, ये समय आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। और ये जो प्राक इतिहास है इसके बाद बात करते हैं किसकी, राजस्थान के पाषाण काल की। देखो पाषाण काल का मतलब ही आपको साफ समझ में आ जाना चाहिए, जहां पत्थर का यूज कर रहे हैं वो पाषाण काल सॉरी। राजस्थान में आदि मानव द्वारा प्रयुक्त जो प्राचीनतम पाषाण उपकरण उपलब्ध हुए हैं वे लगभग 1.5 लाख साल पुराने हैं। तो आपको एक तो आइडिया हो गया कि राजस्थान में पाषाण काल हमें 1.5 लाख साल से पुराना, अधिक पुराना नहीं प्राप्त होता है। मैक्सिमम हमें कहाँ तक मिल रहा है, 1.5 लाख वर्ष तक के जो साक्ष्य है वो ही हमें प्राप्त हो रहे। और इस पाषाण काल को जब हमने विभाजित किया 3 हिस्सों में, तो सबसे पहले हमने बात की पुरा पाषाण काल 6 लाख से लेकर 1.5 लाख साल तक। उसके बाद हमने बात की मध्य पाषाण काल 1.5 लाख से 35,000 तक। और उसके बाद उत्तर या नव पाषाण काल यानी कि 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये पूरा अध्ययन हमने किया, ये क्लासिफिकेशन किया, एक वर्गीकरण किया हमने किसका, पाषाण काल का, कि किस तरीके से पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण अथवा उत्तर पाषाण। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। अब देखो पहले समझते हैं थोड़ा सा कि पुरा पाषाण काल क्या है। जब मानव को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, मानव अपनी बर्बर अवस्था में है, जानवर जैसे रहते हैं वैसे ही मानव रहता है। मानव को भूख लगी, जानवर को पकड़ा, मारा और खा गया। जानवर को भूख लगी, मानव को पकड़ा और खा गया। यानी कोई पकाने वकाने का सीन नहीं है। अभी अग्नि का उन्हें नहीं पता, ना पहिए का आविष्कार, ना वो स्थायी जीवन जीते हैं। वो एक शिकारी जीवन, मानव एक शिकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भूख लगी, किसी को मारा, खाया, या पेड़ से फल तोड़े, कंदमूल पत्ते खाए और अपनी क्षुधा मिटाई एक तरीके से, और वही घुमंतु जीवन। तो वो जो जीवन है मानव का वो पूरा पाषाण काल के अंदर है। जो भी औजार उपकरण वो प्रयोग कर रहा है वो सब पत्थर के ही है ना। शिकार के लिए, क्योंकि उसको जानवर को मारना है तो शिकार के लिए औजार भी चाहिए। उस जानवर को मार करके उसकी खाल को चीरना है, उस खाल को हटाना है, या उसकी हड्डियों से खाल को अलग करना है, तो औजार तो चाहिए। औजार के लिए उसे धातु का ज्ञान है नहीं, अभी तो पत्थर की औजार बना रहे हैं। वो पत्थरों को घिस के या तोड़ करके, या कुछ नुकीले पत्थर उसको मिले तो उन पत्थरों को एज इट इज वो एज ए वेपन यूज कर रहा है। तो सारी चीजें इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें, देखो सबसे पहले इस क्रम में हम बात करते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि सबसे पहले C.A. हैकेट को, अभी जो URO का एग्जाम हुआ था उसमें सवाल आया था कि C.A. हैकेट को किस क्षेत्र के अंदर जो है ये मिले थे पाषाण उपकरण वगैरह। तो ये सवाल पूछा गया था। अभी जयपुर और इंद्रगढ़ जो है बूंदी वाला इलाका, वहां पर इनको मिले थे। देखिए 1870 में C.A. हैकेट ने हैंड एक्स एशल्यूलियन है ना, एशल्यूलियन और क्लीवर, ये 3 चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे। हैंडेक्स, एशल्यूलियन और क्लीवर, ये जो है पाषाणकालीन उपकरण हैं। ये कहाँ से इनको प्राप्त हुई, ये जयपुर और इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए। हैंडेक्स यानी कि हैंडेक्स को अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हस्त कुठार, समझेंगे थोड़ा सा, है ना। हैंडेक्स, एशल्यूलियन और क्लीवर, ये 3 उपकरण इनको प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से, जयपुर और इंद्रगढ़ से। किसको मिले ये भी ध्यान रखना, ये बहुत बार सवाल बनता है, C.A. हैकेट को मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कहाँ है फिलहाल कलकत्ता के म्यूजियम में ना, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किसने शुरू किया। सबसे पहले कौन था जिसके मन में आई कि राजस्थान में भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का सर्वे होना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए, लेकिन अभी तक तो समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले व्यक्ति आए A.C.L. कार्लाइल, जिन्हें राजस्थान में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। A.C.L. कार्लाइल साहब आए और कार्लाइल साहब ने कहा कि मैं उठाता हूँ ये जिम्मा, और 1871 में सबसे पहले उन्होंने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का काम किया। एक चीज का और ध्यान रखना, जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं ना पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का विभाजन, यहाँ पर राजस्थान में तो सूक्ष्म विभाजन मिलता है, छोटा सा मिलता है। वहां पर स्थूल विभाजन मिलता है ना, एकदम विस्तृत विभाजन मिलता है, और इतने ही सारे स्थल मिलते हैं। तो वहां पर जो मध्य पाषाण काल है ना, उस मध्य पाषाण काल की रूपरेखा इसी ने प्रस्तुत की। किसने, A.C.L. कार्लाइल ने। A.C.L. कार्लाइल को मध्य पाषाण काल को प्रकाश में लाने का श्रेय भी दिया जाता है। साथ में राजस्थान में पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है उसको प्रारंभ करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, A.C.L. कार्लाइल को। तो दोनों काम इन्होंने करे, डबल धमाका कर दिया इन्होंने। तो चलिए कार्लाइल साहब के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में, है ना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, A.C.L. कार्लाइल के द्वारा प्रारंभ किया गया। श्रेय जो है इनको जाता है। और इन्होंने कौन से क्षेत्र से औजार प्राप्त किए, इन्होंने दौसा क्षेत्र से
कठोर पाषाण उपकरणों और मानव अस्थियों को खोज निकाला था। पहली बात तो हमने क्या पढ़ी थी कि सीए हैकेट ने हैंडेक्स, एशुलियन और क्लीवर कहाँ से खोज निकाले? जयपुर और इंद्रगढ़ से। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 1871 में एसीएल कार्लाइल ने दौसा के इलाके से भी कुछ पाषाण उपकरण निकाले और मानव की अस्थियों को यहाँ से ढूंढ के निकाला, है ना? ठीक है। अब इसके बाद ये नाम आपको हमेशा ध्यान रखने। इसके बाद एक व्यक्ति आए, कौन? सेटनकार। और सेटनकार को भी झालावाड़ में जाके कुछ मिलता है। क्या मिला? देखो, सेटनकार को झालावाड़ में इस काल के कुछ उपकरण प्राप्त हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सेटनकार को कहाँ से मिले? झालावाड़ से। हैकेट को कहाँ से मिले? जयपुर और इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ बूंदी वाला, ठीक है, ध्यान है आपको। अब देखो 1971 से 76 में डॉक्टर ऑलचिन, एएस गाउडी और केटीएम हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए, है ना। और जालौर से इन उपकरणों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? बी ऑलचिन नामक महिला को। बी ऑलचिन नामक महिला को जालौर से इन उपकरणों की खोज का श्रेय दिया जाता है। ये वाला जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से फैक्चुअल इसलिए है क्योंकि यहाँ से सवाल आपको फैक्ट के बेसिस पे ही मिलेंगे। ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है कि कौन सी जगह से क्या चीज़ मिली, केवल आपको यही ध्यान रखना है कौन सी चीज़ क्यों महत्वपूर्ण है, कहाँ से मिली, किसने खोजी, किसने उत्खनन किया, केवल यही पढ़ेंगे हम शुरुआत की इन 4-5 क्लासों के अंदर। क्योंकि जब प्राग इतिहास के बाद जब हम प्राचीन राजस्थान पढ़ेंगे, जब सभ्यताओं के स्थल पढ़ेंगे, कालीबंगा वगैरह, तो वहाँ पर भी केवल यही चीज़ चलेगी। समझने का मामला आएगा जब हम पढ़ेंगे राजपूत उत्पत्ति, वहाँ से आपको मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर आपको चीज़ें शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिवाइज कर सकें अच्छे से। चलो, विराटनगर में कुछ प्राकृतिक गुफाएं और शैलाश्रय खोजे गए हैं जिनमें पाषाण कालीन तक की सामग्री भी उपलब्ध है और कुछ जो है गुफाएं भी मिली हैं। अब देखो, इन गुफाओं में चित्रों का तो अभाव है, लेकिन भरतपुर के दर नामक स्थान पर, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दर नामक स्थान से कुछ चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, यानी कि गुफानुमा आवास प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर मानव की आकृति बनाई हुई है, सूर्य की आकृति बनाई हुई है, 12 सिंगा की आकृति बनाई हुई है, बाघ की आकृति बनाई हुई है। अब इसका मतलब आकृति बनाई हुई है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सूर्य की आकृति बिल्कुल बहुत एज इट इज रंग भर के वैसे बनाई है। ये लोग क्या करते थे? ये रेखा चित्रकारी करते थे, यानी कि रेखांकन करते थे। केवल जैसे बचपन में हम नहीं कहते लीक लकोड़े करना, ठीक वैसे ही करते थे। तो अगर ये कुत्ता बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बना के, और ये बना के ये 4 टांगे बना दी कुत्ते की, ये एक पूंछ बना दी और ये एक मुंह बना दिया, ऐसा सा मुंह बना दिया, ये कुत्ते के 2 ऐसे कान बना दिए और उनको लगा कि ये कुत्ता हो गया पूरा। तो इस तरीके से जो है रेखांकन यहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। अब हमने बात की कि इनका आहार जो था, मूल रूप से जो इनका भोजन था वो क्या था? भोजन तो वही फल फूल, पशु पक्षियों को मारा और खा गए, वही है ना। इंसान और जानवर में ज़्यादा भिन्नता नहीं थी। यहाँ पे मानव और जानवर का जीवन ज़्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा अलग इसलिए कि मानव को ठंड लगती है तो वो जाके सही सी जगह ढूंढ लेता है, पत्ते वत्ते इकट्ठे कर लेता है। जानवर इतनी चीज़ें नहीं कर पाता, है ना, तो वो केवल प्राकृतिक रूप से चीज़ों को ढूंढता है। मानव चीज़ों को बनाने में लगा है, जैसे शैलाश्रयों का सहारा लिया उसने, ऐसे पत्थरों की गुफाओं में जाना शुरू किया, कहीं छोटी सी गुफा मिली तो उसको बड़ा बनाया, थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में करना इन्होंने शुरू किया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इस काल में आदि मानव ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, लेटेराइट और कैल्सिडोनी आदि पाषाणों के, ये पत्थरों के प्रकार हैं, है ना। इन्होंने हथियार बनाए जिसमें हैंडेक्स बनाया, क्लीवर बनाया, चॉपर बनाया, कोर बनाया, डिस्क बनाई, ब्लेड बनाई, ये सारे के सारे हथियार। अब ये हथियार क्या काम आ रहे हैं? ये सारे के सारे हथियार जो है या तो शिकार में काम आ रहे हैं, है ना, या फिर जानवर को जब वो भोजन के लिए खाना चाह रहे हैं तब उसकी हड्डियां या उसके शल्क या उसके पंख या उसके कांटे वो सब निकालने में काम में आ रहे हैं। तो उपयोग इनका केवल यही है कि शिकार करने में और भोजन करने में इन हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी बातें कर रहे थे किसके बारे में? पुरा पाषाण काल के बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल। देखो, राजस्थान में मध्य पाषाण काल बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत अधिक है ना, क्योंकि राजस्थान में अपने पास एक ऐसी जगह मिली हमको जो मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी जगह है। सबसे बड़ी मतलब राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में, और पूरे भारत में नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि मध्य पाषाण काल का उससे बड़ा स्थल कोई है ही नहीं। ऐसा स्थल हमारे पास है और हमें पता नहीं है कौन सा है। बागोर भीलवाड़ा के अंदर है ना, कोठारी नदी के तट पर, वो सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो अब देखो, एक चीज तो ये होगी,
दूसरा, जो मध्य पाषाणकालीन उपकरण है, जो औजार हैं मध्य पाषाणकालीन, छोटे छोटे से इतने इतने से औजार हमें मिले हैं, है ना। तो मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी कि छोटे छोटे पत्थर से बने जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल के, वो क्या कहलाते हैं? माइक्रोलिथ्स। दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, है ना। तो उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है कई बार, तो देखते हैं अभी मध्य पाषाण काल का। अब इस युग में क्या है, मानव धीरे धीरे जो है स्थायित्व के जीवन की तरफ अग्रसर हो रहा है ना, चीजें वो सीख रहा है। मध्य पाषाण काल के अंतिम स्तर तक आते आते अग्नि की खोज हो गई है, लेकिन व्यापक प्रयोग अभी सीखा नहीं है उसने, गलती से ही खोज हुई है अग्नि की। पशुपालन करने लगा है मानव यहाँ पे, लेकिन वो पशुपालन वैसे नहीं है कि दूध की प्राप्ति हो उसे, वो मांस, जो मांस है उस मांस की प्राप्ति के लिए पशुपालन वो करने लगा है मध्य पाषाण काल में। तो पढ़ते हैं, देखो, पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर में मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहली बात तो ये कि कहाँ कहाँ से मिले। इन उपकरणों को ध्यान में रखिएगा, ये जो उपकरण है छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है, और इन उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी कि लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। और ये किस किस के बने? जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जो कि ब्लेड, कैंसर, ट्राइंगल्स, स्टेपर, पॉइंटर, ट्रेपेज, पता नहीं क्या क्या होते हैं ये सारे के सारे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करते हैं मध्य पाषाण काल में राजस्थान के जो दो स्थल हैं, मतलब एक तो राजस्थान का और एक मध्य प्रदेश का। जैसे राजस्थान का जो बागोर है, भीलवाड़ा में हम बात की, और जो तिलवाड़ा है बाड़मेर का, दो स्थल तो राजस्थान के हो गए, और एक हो गया कहाँ का? मध्य प्रदेश का आदमगढ़। यहाँ से 5000 ईसा पूर्व के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी कि पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य की अगर बात करेंगे तो कहाँ से मिले? सबसे पुराने बागोर से। बागोर, हालांकि इनमें भी अंतर है, बागोर और तिलवाड़ा में थोड़ा अंतर है। इनमें भी अगर प्राचीनतम की बात आएगी तो बागोर और आदमगढ़ का नाम आएगा, है ना। लेकिन तिलवाड़ा से भी लगभग उसी समय के थोड़े बहुत अंतराल के ही मिले हैं। तो प्राचीनतम हम कह सकते हैं कि आदमगढ़, बागोर और तिलवाड़ा से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इस युग का जो मानव है वो आखेटक खाद्य संग्राहक अवस्था से, यानी कि शिकारी प्रवृत्ति से पशुपालन की ओर अग्रसर हो रहा है। वो पशुओं को पाल रहा है, क्यों? उसको लग रहा है कि अब जैसे भूख लगी तो उसको कई कई दिन तक भटकना पड़ रहा है शिकार की तलाश में। कई बार नहीं मिला पशु, शेर आ गया, मान लो शेर आ गया, उसी को खा गया, या कोई हाथी वाती आया, या हिरण वगैरह आए, पकड़ में नहीं आए, भाग गए, तो 2-2 3 दिन तक भूखा रह रहा है। वो भूख के बारे में से नहीं चला जा रहा, पता चला शिकार करने गया था, कुछ शिकार हो गया। तो कई बार ऐसी स्थिति आई, तो इनको लगा कि कुछ ना कुछ स्टोरेज की प्रक्रिया रखनी चाहिए। और स्टोरेज कब होगा? जब पहले से अपने पास होगा। तो जो पालतू जानवर थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका इन्होंने पालना शुरू किया। इनको कहा कि इनको तो अपने पास रख सकते हैं, तो पालतू बना के रखना शुरू किया। छोटे बच्चे थे, उनको बड़ा करने लगे, खिला पिला के, कि जब भी इनको भूख लगे, पता चला भूख लगी तो बाहर से लाया एक जानवर, काटा और खा गए सारे, मस्त डिनर हो गया सबका। उसके बाद जब भूख लगी दूसरे को काट दिया। तो इस तरीके से पशुपालन इनके लिए मांस प्राप्ति और मुख्य रूप से भोजन के लिए एक सोर्स के रूप में काम आने लगा। नेक्स्ट देखेंगे कि राजस्थान में इस काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं? आलनिया से मिले हैं, बिलासगढ़ से मिले हैं, दर्रा कोटा से मिले हैं, विराटनगर जयपुर से मिले हैं, सोहनपुरा सीकर से, हरसोरा और सामदा अलवर से। ये सारे के सारे अवशेष जो है यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। दूसरा, इस समय यानी कि मध्य पाषाण काल में शव दफनाना प्रारंभ कर दिया था मानव ने। उससे पहले तो ऐसे ही खुला छोड़ देते थे, है ना। चलो अब आते हैं अंतिम रूप से नव पाषाण काल के ऊपर। अब यहाँ पे मानव ने क्या विकास किया, क्या प्रगति की, कैसे मानव के जीवन में बदलाव आ रहे हैं नव पाषाण काल के अंदर। नव पाषाण काल का जो मानव है उसने अब अग्नि का व्यापक प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पहली बात, अग्नि की खोज नहीं हुई है नव पाषाण काल में, खोज तो मध्य पाषाण काल के अंतिम दौर में हो चुकी है, लेकिन व्यापक रूप से प्रयोग, उसको ज्ञान हो गया अभी कि अग्नि का प्रयोग कैसे करना है, हाउ टू यूज। उसको पता लग गया कि मांस को पका के खाएंगे तो और टेस्टी लगेगा, अच्छा होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, स्वाद भी आएगा और बढ़िया मजा आ रहा है, खाने में भी इजी रहेगा। कच्चा मांस चबाने में बड़ी मुश्किल होती है ना, तो पका हुआ मांस उसके चबाने में भी आसानी से चब रहा है, तो उसको लगा ये बड़ा अच्छा हो गया। दूसरा, अग्नि का प्रयोग उसने अपने रात के अंधेरे को दूर करने के लिए भी लिया कि रात को अंधेरा हो जाता, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता तो आग जला लेता तो सब कुछ दिखने लगा आराम से। तीसरा, जानवर जो थे उनको नहीं पता था कि हाउ टू यूज फ्लेम, कि अग्नि को, आग को, फायर को कैसे यूज किया जाए, उनको नहीं पता है। तो अब वो उस आग से उन जानवरों को डरा रहा है, क्योंकि आग तो जानवरों को भी डराएगी, तो आग से वो जानवरों को भी डराने लग रहा है और भोजन भी पका रहा है, अंधेरे को भी दूर कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। और चौथा, जब सर्दी का टाइम आ रहा है, जब ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो उसको लगा कि आग के पास बैठने से तो भाई सर्दी भी कम लग रही है, क्योंकि यहाँ से गर्माहट मिल रही है। तो अग्नि के जो व्यापक प्रयोग थे
एक बड़े डायमेंशन पे, मतलब हर एक एस्पेक्ट पे वो यूज़ कर रहा है अग्नि को, जहाँ उसको मौका मिल रहा है वहीं अग्नि का यूज़ करना प्रारंभ कर दिया। अब उसने स्थायी जीवन जीवन जीने की तरफ वो अग्रसर हो रहा है। यानी कि अभी तक वो पशुपालन कर रहा था, अब वो कृषि कार्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसको लग रहा है कि अब खेती बाड़ी भी की जानी चाहिए। अब वो घुमंतु जीवन से एक स्थायित्वपूर्ण जीवन की तरफ प्रवेश कर रहा है। छोटी छोटी बस्तियां बनना शुरू हो गया है, क्योंकि खेती करेंगे तो एक ही स्थान उनको चूज करना पड़ेगा, उधर ही रहना पड़ेगा। तो घुमंतु जीवन से स्थायित्व के जीवन तक आने वाली यात्रा का प्रारंभ यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस युग के उपकरण हमें चित्तौड़ जिले के बेड़च और गंभीरी नदियों के तट पर, चंबल और बामनी नदी के तट पर भैंसरोडगढ़ और नवाघाट से, बनास के तट पर हमीरगढ़ से, जहाजपुर, देवली और गिलून से, लूनी नदी के तट पर पाली से, समदड़ी और टोंक जिले में भरनी आदि स्थानों से मिले। नवपाषाण काल का मनुष्य पशुपालन के साथ साथ कृषि का कार्य भी करने लग गया था। हमने बात की ना, ये ध्यान रखना है आपको। इस काल के मृद भांडों में, यानी कि मिट्टी के बर्तनों में, पात्रों में तश्तरियाँ, कटोरे, लोटे, थाली, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली हमें। इसके अलावा बेड़च, गंभीरी, चंबल, बनास आदि नदी की घाटियों का जो क्षेत्र है, नदी तट है, वहाँ से हमें अनेक पाषाण उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। देखो, अग्नि से अपरिचित होने के कारण पूर्व और मध्य पाषाण काल में मानव कच्चे मांस और कंदमूल फलों का ही सेवन करता था, किंतु उत्तर पाषाण काल में वह अग्नि से परिचित हुआ और भोजन को पकाकर खाने लगा। ये बात हम पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और कालांतर में वह अग्नि को आत्मरक्षा, उष्णता और प्रकाश के लिए भी प्रयोग करने लगा। ये भी हमने बात कर ली कि गर्मी भी भगा रहा है, जानवरों को भी डरा रहा है और अंधेरे को भी दूर कर रहा है, हर चीज़ में अग्नि का प्रयोग कर रहा है। इस युग में वे मृतक के शव को इधर उधर फेंकने या पशुओं के खाने के निमित्त छोड़ देने के स्थान पर भूगर्भ में स्थित पाषाण निर्मित कब्र में उनको लेटाकर या आसन की अवस्था में गाड़ देते थे। हमने ये भी बात की कि यहाँ पर मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया का भी प्रारंभ हो जाता है। कब? नव पाषाण काल में। और देखो, अब बात करते हैं कुछ शैलाश्रयों की कि शैलाश्रयों में क्या मामला रहता है ना। देखो, शैलाश्रय क्या होते हैं? गुफा जो होती है ना, पत्थरों की जो गुफा, पाषाण गुफा, उसको शैलाश्रय कहते हैं। ये चंबल नदी की घाटी में बहुत सारे मिले। अब इनकी जो छत है या दीवार है ना, उनके ऊपर रेखा चित्र आपको प्राप्त हुए। और ये शैलाश्रय कहाँ कहाँ से मिले हैं, इसके ऊपर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कहाँ से मिले हैं? देखो, बूंदी में छाजा नदी और कोटा में चंबल नदी के क्षेत्र से मिले हैं। और अगर स्थानों की बात की जाए तो अरनिया नामक स्थान उल्लेखनीय है चंबल नदी क्षेत्र का। इसके अतिरिक्त विराटनगर जयपुर से, सोहनपुरा सीकर से, हरसौरा अलवर से, यहाँ से चित्रित शैलाश्रय आपको प्राप्त हुए हैं। यानी कि अंदर गुफाओं में रेखांकन किया गया है, रेखा चित्रकारी की गई है, ये सारे के सारे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने बात की पुरातन राजस्थान में कि किस तरीके से पुरातन राजस्थान में जब हम प्रागैतिहासिक राजस्थान को पढ़ते हैं तो इस प्रागैतिहासिक काल को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों स्थानों को हमने देखा, कौन कौन से स्थानों से इनके अवशेष मिले, क्या क्या उपकरण बने, किस किस टाइप के पत्थर के उपकरण बने, कुछ उपकरणों के नाम भी हमने देखे। और इसके बाद हमने देखा कि मानव के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन हुआ, कैसे प्रारंभ में जो शिकारी मानव था उसने मध्य पाषाण काल में आके पशुपालन करना प्रारंभ किया और उसी मानव ने आके नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की और अग्नि के व्यापक प्रयोग को वो जान गया और समझ गया। सात्विक जो है कृषि कार्य जो है उसने शुरू कर ही दिया था। तो आज की क्लास में इतना ही बात करेंगे। कल की जो क्लास रहेगी वहाँ से हम शुरू करेंगे जो प्राचीन राजस्थान है, यानी कि राजस्थान के जो कुछ प्रारंभिक राजस्थान में जो सभ्यताओं के स्थल हैं। जैसे जब हम बात करेंगे राजस्थान में, जब हम बात करते हैं आद्य इतिहास की, तो उस आद्य इतिहास में हमने बात की हड़प्पा का काल या वैदिक काल जो था, तो उस दौरान जितनी भी स्थल मिलेंगे, यानी कि कालीबंगा मिलेगा, आहड़ मिलेगा, गिलून मिलेगा, बालाथल मिलेगा, इसके अंदर लोहयुगीन स्थल भी पढ़ेंगे, ताम्रयुगीन स्थल भी पढ़ेंगे और जो ताम्र पाषाण युगीन जो स्थल हैं वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो सारे के सारे सभ्यता के जो केंद्र हैं, प्राचीन सभ्यताओं के जितने भी केंद्र हैं राजस्थान में, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो इसकी शुरुआत करेंगे अपनी अगली कक्षा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।